बच्चा लोग हम आगे क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करते हैं मेनली लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें लास्ट लेक्चर जो मैं फिनिश कर रहा था उसमें मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको इसके नेम का दिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग मेरे कहते ही सोच रहे होंगे या सर इसमें लाइन में समझने के लिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट्स ऑल। बट लाइन से रिलेटेड कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था हमारा, इस पे काफी देर डिस्कशन हुआ था। तो अभी कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ax plus by plus c is equals to 0. ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको ये कहा था कि हम इसे इस तरह से समझते हैं, समथिंग इनटू x something into y plus constant term equal to 0. Here x and y are variable. X, y are variables. इस क्वेश्चन में, सॉरी, फॉर्म ऑफ इक्वेशन में तीन मेन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज है a, जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और दूसरी चीज है b, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y। एक चीज तो हम ये समझ सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स हैं, और एक है c, दैट इज कांस्टेंट टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ समझनी चाहिए, आप क्लास 9th में ये पढ़ के आ गए हो, मैं बस जस्ट आपको एक रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ इसका। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज a स्ट्रेट लाइन। क्या होती है इनकी एक लीनियर इक्वेशन? हमेशा इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम इस स्ट्रेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, जब कभी भी हम कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेते हैं, अगर आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट पे रखिए, आपकी तरफ से काफी वॉइसेस आ रही है, प्लीज अपना माइक म्यूट पे कर लीजिए। कि अगर हम बात करते हैं एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सर्कल की, या एक दूसरे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ट्रायंगल की, या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पेंटागन की, अगर हम कभी भी किसी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कुछ ऑर्गन्स या कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होती हैं साइड्स एंड एंगल्स। अगर हम सर्कल की बात करें, इसका जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है इसका सेंटर और इसकी रेडियस। और अगर हम एक पेंटागन या क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसके अंदर साइड्स होती हैं, डायगोनल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो हर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर शेप लिए हुए होता है और एक पर्टिकुलर तरीके से हमें दिखता है। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर इसकी साइड्स की लेंथ बदल दूंगा या इसके एंगल्स बदल दूंगा तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ये कुछ और दिखने लगेगा। अगर मैं यहाँ सेंटर चेंज कर दूंगा, इसकी लोकेशन बदल जाएगी, और रेडियस चेंज कर दूंगा तो इसका साइज बदल जाएगा।
इसी तरह से यहाँ साइड्स, डायगोनल्स और एंगल्स में से किसी को भी बदल के या सबको बदल के हम इनको पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? इन एग्जाम्पल से आपने सीखा कि हर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई भी हो, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वैसा दिखता है जैसा कि वो है। जैसे किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही स्ट्रेट लाइन में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो जैसा है वैसा दिखता है। यू सी हियर, हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। पहले कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस है हमारे पास में, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो, जब हम एक कोई भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसकी जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखती है, और ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, ओरिजिन से पास कर सकती है, यहां हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे ना होकर के ऐसे हो और ओरिजिन पे आ जाए और नीचे चला जाए। देख रहे हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, और अब ये फोर्थ में चला गया। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस टाइप की लाइन होती है ये हमें मालूम नहीं। किसी भी लाइन के, जैसे मान लीजिए मैं एक ये लाइन बनाता हूं यहां पर, इस लाइन के, किसी भी लाइन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइन। लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव रखती है। इस झुकाव को हम नाम देते हैं स्लोप। क्या नाम देते हैं हम? स्लोप। लाइन के दो कंपोनेंट में यहां आपको बता रहा हूं। स्लोप, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन with x-axis. This is inclination with x-axis. सेकेंड नंबर पर आ गया आपका, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी स्लोप के बाद, वो ये होती है कि ये आपकी जो एक्सिस है यहां से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसको कितने डिस्टेंस पर काटता है। आपकी लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर जाती है, ये सेकेंड कंपोनेंट होता है। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसके दूसरे भी नाम होते हैं, बट मैं जानबूझ के आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। नाम होता है इंटरसेप्ट, बस मैं उसे यहां लिख नहीं रहा हूं कि जितना लिख रहा हूं उतने से आपको बात समझ आती है। इक्वेशन के अंदर जो ये कंपोनेंट होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में, सी जो है ये बताता है, ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसा है। यानी कि इसी लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिसाइड होता है इस बात से कि उस लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म यानी कि सी क्या है। और ए और बी का जो रेशियो होता है वो ये डिसाइड करता है कि इसी लाइन का स्लोप क्या है या इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस क्या है। इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस क्या है। ये दो बातें होती हैं जो एक लाइन को लाइन बनाती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप ये देखिए कि जो रेड लाइन है वो ये दिखा रही है कि मेरी, ये जो रेड लाइन है ये दिखा रही है कि मेरी ब्लू लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। अगर मैं लाइन को, ब्लू वाली को वहां से उठाकर यहां ले आऊंगा, इसका मतलब है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो अब कम हो जाएगा, और दूर ले जाऊंगा इसका मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे ले जाऊंगा इसका मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से कितनी दूर जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है
उस लाइन का कांस्टेंट टर्म यानी कि c क्या है और लाइन x एक्सिस के साथ कितना झुकाव रखेगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइन का जो स्लोप है यानी a और b का जो रेशो है वो क्या है, कितनी वैल्यू है उसकी। तो अभी तक बोला आपको 10-20% कुछ समझ आया या बिल्कुल भी समझ नहीं आया? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स बच्चा लोग। सर आ गया। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना? मैंने Yes, सिर्फ sir. 2 बातें बोली Yes, हैं, sir. ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए आप में से कोई जरूर होगा जिसने ये चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया होगा। है ऐसा बच्चा हमारा? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये नोटिस करेंगे कि स्कूल में पढ़ने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको पहले पता ही नहीं लगी लेकिन अब पता लग रही हैं आपको। तो मैं इसे फिनिश करूंगा तब पूछूंगा आपने कुछ नया सीखा या जो आपकी नॉलेज स्कूल वाली थी उतनी रह गई। पहले मैं फिनिश करूंगा फिर बताऊंगा आपको। देखिए हम 2 लाइन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस हैं a1x b1y c1 equals to 0 and a2x b2y c2 equals to 0. These are the 2 equations. मैं इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, इनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। तो 3 केस बनते हैं प्लॉटिंग। पहला केस, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द एक्सिस। मैंने एक्सिस ड्रॉ करी, इसके अंदर मैं 2 लाइनें बनाता हूं। ये वाली लाइन मेरी ब्लू है और ये वाली लाइन मेरी रेड है। पहले एक रेड लाइन बनाता हूं और फिर एक ब्लू लाइन बनाता हूं। इन लाइंस के अंदर सबसे खास बात क्या है आपने देखा, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं या नहीं कर रही? Yes, sir. कर रही हैं। यस सर। कितनी जगह sir. पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक पॉइंट 1 point. वन यूनिट एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हियर A is a common point lying on both lines. A एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन के ऊपर लाया करता है। इसका मतलब A is the solution of both equations. दोनों का सॉल्यूशन है, ये जो है वो दोनों का सॉल्यूशन है। या मैं ये कह सकता हूं A is the solution of pair of equation। दोनों बातों में कोई फर्क तो नहीं है। तो ऐसी लाइन जो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, और ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा था। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इनको हम बोलते हैं कि दीज लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक तीसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। बोलते हैं इसे
यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, या बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। मान लीजिए मैं आपको दो इक्वेशंस देता हूं, जैसे मैंने आपको ये दो इक्वेशंस दी, ये दोनों, और मैंने आपसे कहा बेटा पता करके बताओ ये इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं। तो एक तो तरीका है कि आप दोनों लाइन का ग्राफ बना लो, और जब ग्राफ बनाओगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या बिना ग्राफ के भी हम पता कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं? हाँ। Yes. आप मुझे एक बात बताओ, पहली लाइन का जो स्लोप है और दूसरी लाइन का जो स्लोप है, क्या वो आपस में बराबर है या नहीं? नहीं, बराबर No, नहीं sir. है। So. स्लोप of line 1 is not equal to slope of line 2। पहली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा a और b का रेशो, यानी कि वो होगा a1 अपॉन b1, और दूसरी लाइन का स्लोप होगा a2 अपॉन b2। अगर हम चाहें तो इन दोनों को मैथ्स के रूल के हिसाब से इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जब हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी लाइंस के स्लोप आपस में बराबर नहीं है, और ऐसी लाइन जिनके स्लोप आपस में बराबर ना हो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो कंसिस्टेंट पेयर शो करते हैं। क्लियर और नॉट? Yes, so. Yes, sir. मैं एक बात बताता हूं आपको, आप में से बहुतों को पता होगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन यूनिक सॉल्यूशन होते ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। क्या आपको रीजन पता था इस बात का या नहीं? Sir, no. So, no, so. पता लग गया रीजन आपको? Yes. यस सर। Yes, so. हम आगे चलते हैं, सेकंड उस पर चलते हैं। मैंने कहा ना 3 टाइप की लाइन हो सकती है। अब सेकंड टाइप की लाइन पर चलते हैं। सेकंड टाइप की लाइन की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये नाम रख देते हैं, चलिए पहले इनका, ये है आपकी पैरेलल लाइंस। देखते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं यहां पर। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हम ब्लू लाइन बनाते हैं, ये हमारी ब्लू लाइन है। फिर उसके बाद हम रेड लाइन बनाते हैं, ये हमारी रेड लाइन है। चलिए ऊपर रख लेते हैं इसे, रेड लाइन को। ये दोनों पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल लाइन। Parallel. इन एंगल्स को क्या कहेंगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding pair. जब लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? यानी कि दोनों लाइन का जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ वो कैसा है? Equal. इक्वल है। यानी कि दोनों के स्लोप कैसे हैं? Equal. इक्वल है। इसका मतलब हुआ स्लोप इक्वल है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल हुआ b1 अपॉन b2 के, बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर अनइक्वल। देखिए कौन सी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा है, ब्लू वाली का या रेड वाली का? Red. रेड वाली का। यानी कि इतना पक्का पता लग गया कि डिस्टेंस दोनों के अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप इक्वल है, सॉरी
लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल नहीं है। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2, ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, Yes. अब ये बताइए कि क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? बोलिए। So नहीं है। इसका मतलब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों का सॉल्यूशन हो, यानी कि नो सॉल्यूशन हो गया। ओके, और ऐसे पेयर को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर क्या बोलते हैं हम इसे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। दोनों बातें समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं। तीसरी चीज को डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है? तीसरी चीज है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। पहले हम ब्लू वाली लाइन लेते हैं। ये हमारी ब्लू वाली लाइन आ गई। फिर हम रेड वाली लाइन लेते हैं। चलो ब्लू बाद में ले लेते हैं। थोड़ी सी रेड वाली भी दिख रही है और थोड़ी सी ब्लू वाली भी दिख रही है। ये दोनों लाइन के स्लोप कैसे हैं? Sir, equal. Equal. ओरिजिन से किसका डिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है? Sir, equal. Equal है. इक्वल है। हम लिखते हैं स्लोप इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इक्वल। इसका मतलब हुआ, स्लोप इक्वल का मतलब हुआ A1 A2 का रेशो B1 B2 का रेशो बराबर है और C1 C2 के रेशो भी बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है ओरिजिन से। नाउ यू सी, ध्यान से देखिए, आप अच्छे से देखिए कि कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं इनमें। सारे. Sir, infinite. इनफाइनाइट। हर कॉमन पॉइंट एक सोल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और ऐसे पेयर को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर। आई थिंक सबको जो अभी तक बताया समझ आया अच्छे से। Yes. Yes, sir. अगर आपको इसमें कोई भी चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन मूव क्वेश्चंस। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आई टेक 1 मिनट पॉज, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप उसे पूछ सकते। So intersecting lines भी constant pair हैं and coincident lines भी constant हैं. कंसिस्टेंट। Okay, हम sorry, आपको consistent. बताते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं, ये भी बता देते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं?
मान लीजिए मैंने आपको एक पेयर दिया पहले, पेयर 1, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये दिया मैंने आपको। व्हाट वी मीन बाय दिस, हमने यहां पर लिया कि x जो है वो राम का एज है और y जो है वो रहीम का एज है। ओके, तो क्या ये सिचुएशन राम का एज और रहीम का एज फॉलो अप कर सकती है? यहां पर हो सकता है कि इसका एज हो 24 और इसका एज हो 16, तो उनकी एज का सम 40 आ जाएगा और डिफरेंस एज आ जाएगा, हो जाए 8 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो सकता है सो। हो सकता है। Yes, sir. अब मैं एक दूसरा पेयर देता हूं आपको और उसमें आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई 40 है और x प्लस वाई 8 है ना? भाई ये बात तो सच नहीं हो सकती ना। नो सो। एक बार इनका सम 40 आए और अगली बार इनका सम 8 आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सिचुएशन कब हो सकती है? ये सिचुएशन तब ट्रू हो सकती है जब एक तरफ तो मैं ये कहूं कि x और y ऊपर वाले केस में राम और रहीम की एज है और नीचे वाले केस में x जो है मोहन की एज है और y जो है वो राजू की एज है। अब तो ये ट्रू हो सकता है। भी हाँ, हो सकता है कि राम और रहीम दो आदमी हो जिनकी एज 40 हो और दूसरी तरफ मोहन और राजू दो आदमी हो, दो बच्चे हो जिनकी एज 8 साल हो। ऐसा हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो हो सकता सकता है। है। इसका मतलब ये दो ऐसी इक्वेशंस हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक जैसे बने रहना। ये ऊपर अगर राम और रहीम थे तो नीचे आकर के ये मोहन और राजू हो जाते हैं, यानी ये कंसिस्टेंटली सेम नहीं बने रहते, कंसिस्टेंसी नहीं है इनके अंदर। ऐसे पेयर को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और जो हो सके दोनों पेयर एक साथ पॉसिबल उन्हें हम बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट। जो पैरेलल लाइन होती है those are known as inconsistent, rest of the equations are considered as consistent। वन सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन वाले कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन वाले इनकंसिस्टेंट। यू क्लियर एनफ? यस सो। Yes, sir. ओके, बढ़िया बात है। अब हम इक्वेशन पर चलते हैं, एक एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और शिट, ध्यान से क्वेश्चन 2 को पढ़िए। क्वेश्चन 2 में ये आपसे क्या कह रहा है? In question 2, in all parts, it says find the ratios of A1 by A2, B1 by B2, and C1 by C2, and check whether the equations are intersect at one point, are parallel or coincident. Tell me which part I should solve for you. I'll do only one part in question number 2. So second one. Second one. Exercise 3.2. Question 2 part second. Given equations are हैं 9x plus 3y 9x plus 3y plus 12 equals to 0. plus 12 equals to 0 and 18x 18x plus 6y plus 6y plus 24 equals 0. 24 equals to 0. This is second equation.
सबसे पहले हम वैल्यूज निकालेंगे A1 की और A2 की, B1 और B2, C1 12, C2 24, A1 by A2 9 by 18, B1 by B2 3 by 6, पहली वैल्यू है 1 by 2, दूसरी वैल्यू भी आती है 3 by 6 यानी के 1 by 2। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, फर्स्ट टू वैल्यूज आर इक्वल ओनली देन वी कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू, अदरवाइज वी डोंट गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थर्ड वैल्यू। तीसरी निकाली ही तब जाती है जबकि पहली दो वैल्यूज आपस में इक्वल हो। निकालते हैं C1 अपॉन C2। आपने देखा तीनों 1 by 2 है, मतलब A1 by A2 Infinite many solution. Coincident. C1 by C2। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट और नॉट, तो आप कहेंगे कोइंसिडेंट है। अपनी मर्जी से ये मत लिखना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जब पूछे है इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं तब आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन 3 में भी आई विल सॉल्व वन पार्ट, जो भी आप कहेंगे क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और फिर बताइए कौन सा पार्ट मुझे यहां पर सॉल्व करना है आपके। So third. थर्ड आप कहते हैं थर्ड, हम थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट थर्ड। What are the equations? Can you tell me first equation? Sir, 3 upon 2x 2x plus 5 upon 3y 5 upon 3y is equals to 7. is equals to 7. Second This is one. equation is, yes sir, 9x minus 10y 9x minus 10y is equals to 14. is equals to 14। बच्चे मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि दोनों इक्वेशन सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो दोनों में इक्वल टू c होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, या दोनों में इक्वल टू 0 होना चाहिए जैसे पहले था। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फॉर्मेट में है, कंडीशन सिर्फ यही है कि दोनों सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। B1 is 5 by 3, B2 is minus 10, C1 is 7, C2 is 14। A1 by A2 3 by 2 और 9, ये हो गया 1 by 6। B1 by B2 5 by 3 minus 10 minus 1 by 6। तो आपको क्या मिला यहां पर, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, क्योंकि एक 1 by 6 है और एक minus 1 by 6 है, बराबर तो है नहीं दोनों। जब ये दोनों बराबर नहीं आते तो तीसरा निकालने का मतलब ही नहीं है। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? Sir, inconsistent. Sir, inconsistent. So consistent. Consistent. कंसिस्टेंट पेयर, Consistent. इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल में होता है। कोई प्रॉब्लम भाइयों बहनों, कोई प्रॉब्लम आपको? बोलिए। No, sir. ठीक है, किस बच्चे ने मैसेज लिखा है? जरूर किसी Sir, ने मैंने मुझे आंसर दिया। हाँ बहुत मुझे पता है, अक्सर मैसेज में आंसर ही होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
देखिए थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ में भी सेम काम कह रहा है हमसे, फोर्थ में भी सेम काम कह रहा है। और फिफ्थ अभी नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। 6 पर आ जाइए। सिक्स को पढ़िए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एमसीक्यू पार्ट है उसमें पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता लिख हाँ आप लोगों ने। Yes, sir. says given the linear equation या given a linear equation, question 6 what is the given linear equation बच्चा लोग? 2x plus 3y Minus 8 is equals to 0. so minus 8. ओके माइनस कर देते हैं इसको, -8 इक्वल्स टू 0। अब हमसे वो बहुत सीधी सी बात कहता है कि राइट डाउन एन इक्वेशन विच इज, तीनों चीज पूछ रहा है हमसे, एक एक करके तीनों केस हैंडल करेंगे। राइट डाउन एन इक्वेशन whose line is intersecting with this line, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो बेटा जब कभी भी इंटरसेक्टिंग निकालनी हो ना आपको, तो आप बस एक छोटा सा काम करो, x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, बदल दो। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगी? dx प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। इज एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहो तो ये करो कि दोनों में से एक का साइन बदल दो x या y का, तब भी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। कोई नई इक्वेशन लिख दो तब भी हो जाएगी, बट सबसे आसान यही है कि कोएफिशिएंट चेंज कर दो। कैन यू गारंटी that these two lines are intersecting with one another? Can anybody guarantee? Yes, sir. What is the guarantee that these two lines are intersecting with one another? Sir, the ratio of A1 and A2 Sir, is A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. B1 upon B2. क्योंकि पहला रेशियो है 2/3 और दूसरा है 3/2, तो किसी भी हाल में उनके इंटरसेक्टिंग होने का सवाल नहीं। अब आ जाइए इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसी इक्वेशन को दोबारा लिखो, बस कांस्टेंट टर्म बदल दो, कुछ भी कर दो वहां पे। सही? अब बताओ ये लाइन दी गई लाइन के साथ पैरेलल है या नहीं है? कैसे पता? कैसे पता? Sir, A1 by A2 is equal to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आती है कोइंसिडेंट लाइन। सो पैरेलल लाइन में कांस्टेंट में कुछ भी लगा सकते हैं? जो मर्जी लगा दीजिए। ओके सर। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में कोई नंबर सोचो अपने दिमाग में, कोई भी एक, जैसे 2 सोच लिया और उस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सर हम सेम भी तो रख सकते हैं। सेम नहीं रख सकते,
सेम नहीं छोड़ सकते बेटा, ये और ये दोनों लाइन आपका कोइंसिडेंट है। ओके, आर यू क्लियर? तो Yes, लास्ट sir. वाली इक्वेशन हम कोई भी नंबर से इनटू कर सकते हैं, स्पेसिफिकली 2? कोई भी नंबर से कर सकते हैं, किसी से भी कर दीजिए, आंसर वही आएगा। कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट ही आएगी लाइन हमेशा। आर यू क्लियर? यस Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में करके दिखाइए। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। आपको दो लाइन इक्वेशन दी हुई हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वेशंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 7। गिवन लाइन x minus y, अभी जिसने भी जो भी बोला है मुझे समझ नहीं आया है, प्लीज दोबारा बताइए। सर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा पिछले साल जो किया था। नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं है। आपने पिछले साल चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां आप जो ग्राफ बनाते थे वो ग्राफ दोबारा बनाना है आपको। देखिए इक्वेशन दी हुई है, इसमें y का ट्रांसफर कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप प्लीज रिपीट कर दोगे? कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे आप? सर अभी क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब आपने कुछ नहीं, मैंने 7 का कुछ नहीं बताया बेटा, ध्यान दीजिए। 7 में वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस। यहां तक करना है पहले हमें, बाकी बाद में पढ़ेंगे। पहले पहली इक्वेशन ली मैंने बेटा, x minus y plus 1 equal to 0, उसे लिख लिया, y का ट्रांसफर कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y क्या आता है? 2। x की जगह 3 रखता हूं तो y क्या आता है? 4। x की जगह 0 रखूंगा तो y क्या आएगा? 1. 1। तो 3 पॉइंट मिल गए आपको। पहला पॉइंट है 1 2 3 4 0 1। हम क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स को यहां ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट है 1, 2, x पे 1 जाते हैं 1 और y पे 1 और 1 2। दूसरा है 3 4 2 3 1 2 3 4, ये हो गया 3 4 0 1। फिर x पे 0 y पे 1, यहाँ पे आ गया एक पॉइंट। अब इनसे पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जीरो 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, लेट इट बी ए बी। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। नो सर। सेकंड इक्वेशन क्या है बताइए? 3x plus 2y 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. minus 12 equals to 0। जिसका कोएफिशिएंट छोटा होता है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं।
ओके, अब हम यहां रखते हैं x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 6। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0,6। मैं x की जगह 2 रखता हूं, y आया 12 माइनस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी 3, ये हो गया 2,3। ओके, मैंने x की जगह रखा, क्या रखें x की जगह पर, 2, 3, 4 रख लिया x की जगह पर हमने। y आया 12 माइनस 2 अपॉन 2, 0, ये हो गया 4,0। ये पॉइंट याद रहेंगे आपको? Yes. Yes. Yes, What sir. are these points? These points are, इन्हें ऊपर ले चलते हैं, मैं भूल जाऊंगा, इसलिए यहां लाके रख लेते हैं इन पॉइंट्स को यहां पे। पहला पॉइंट है 0,6, 0,6, x पे 0, y पे 6, ये हुआ 0 यहां पे, और y पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 यहां कहीं होगा एक पॉइंट। पहले इस एक्सिस को बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट आपका 0,6। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है 2,3, 2, ये 1, 2 और यहां हुआ 1, 2 और यहां 3। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 4,0, ये 4,0 हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा लेते हैं। ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा लिया, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, इसको नाम दे दिया हमने PQ। यहां तक समझ आया क्वेश्चन आप सबको? Yes, sir. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि यहां तक तो पहले ग्राफ ड्रॉ करो, हो गया। फिर उसके बाद कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। Determine vertices of the triangle formed by these two lines and x axis. Let me highlight in the triangle formed by these lines and x axis. देखिए, here we have a triangle. This triangle is formed by the given lines and the x axis. हमें वर्टिसेस निकालने हैं इस ट्रायंगल। पहला वर्टेक्स मैं रख देता हूं m। m के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कहां कट कर रहे हैं ये दोनों? 2, 3. 2, 3 पर। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ध्यान से देखिए, पहले m को लिख दिया 2, 3, फिर दूसरा q हो गया 4,0 और तीसरा a हो गया ये a। बच्चे मैं आपको बताऊं, अभी ये ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन अगर ये ग्राफ पेपर होता हम आसानी के साथ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल पाते या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आराम से निकाल पाते। तो अभी तो मैं इसके कोऑर्डिनेट, मुझे क्योंकि पता है मैं लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट है -1,0।
ए का वर्टेक्स हो गया -1, तीसरा वर्टेक्स ए हो गया -1, 0। क्वेश्चन में 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में कहता था ग्राफ बनाओ, बना दिया। ये कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वो भी निकाल दिए। अब कहता है एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये शेड कर देते हैं। अक्सर एग्जाम में वो यहां नहीं रुकता, अभी एक चीज और कहता है आपसे निकालने के लिए, एरिया। यस, वेरी गुड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल MAQ हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप फिगर को देखें तो बेस तो है AQ, है कि नहीं? बेस AQ और हाइट है 3। यहां पर भी देखते हैं, पहले नंबर तो वैल्यू तो डालते हैं। सॉरी सर। MN, हाइट है MN, हाइट परपेंडिकुलर होती है ना, इनटू MN। अब क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए कि A से Q तक का डिस्टेंस कितना है? 4। 5। बेटा आप दिमाग लगाइए, O से Q तक का कितना है? 4। 4। और O से A तक का 1। सब मिला के कितना हो गया? 5। 5। ये हुआ 5 इंटू MN की लेंथ कितनी है? 3। क्योंकि यहां से x एक्सिस से इसका डिस्टेंस MN है और x एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। 4 होगा बेटा, 4 नहीं होगा, 4 होगा। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, आप कितना होगा ये? 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए। वो होल्ड ऑन अ सेक। देखिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और डिस्टेंस मैं आपको करके दिखा देता हूं अभी इधर। यहां देखिए, ये देखिए आप, बुरी एक्सिस बनाई है मैंने, ये करके बनाता हूं। क्या आ गई आप? हमने एक पॉइंट निकालना है 3,5, 5,3। तो x पे जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। y पे जाएंगे 3, 1 2 3। आगे बढ़े, ये हुआ पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट 5,3। बताओ ये AM कितना है? बोलो AM कितना है? 3। 3। यानी कि याद रखिए x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। याद रहेगा? यस सर। यस सर। आप तो गड़बड़ नहीं करेंगे? लो, नो सर। नो सर। नो बच्चे सर। अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। ये है 3,4, तो 4 आ गया, उससे 2 बार n स्क्वायर यूनिट। सही, एक बार फिर से बता दीजिए। सही, यहां तक समझ आ गया आपको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये हाइट फिर से बता हाइट दीजिए। बता रहा हूं मैं, देखो इधर देखो, दोबारा देखो इसे। एक पॉइंट लेते हैं 10,1, 10x पर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और y पर 1। तो अब y से चले, x से चले, तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? So 10 कम है। अब जो a की ये लेंथ है, इसको मैं अगर AP बोलूं तो AP क्या होगा? So 1 आप समझ लीजिए ये जो होता है AP वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। x से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है ना? अगर हम इस फिगर में जाते हैं तो mn जो है वो पॉइंट m का x एक्सिस से डिस्टेंस है, वो y कोऑर्डिनेट यानी 4 के बराबर होगा। ओके, Thank you, sir. ओके।